और ये साला तो और खतरनाक है, अपनी जिज्जी को भयंकर चाहता है, जिज्जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, पूरा राज्य कर्जे में डूब जाए लेकिन जिज्जी को दुख नहीं होना चाहिए। देखो, नेहरू जी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए जाएंगे वो तो जिंदा है नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो वो वैसे भी नहीं मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करने के बजाय भरे कोरोना में प्रचार करने में व्यस्त थे। ऐसे मास्क लगा लगा कर ये प्रचार कर रहे थे। कितनी छोटी सोच रही होगी इस व्यक्ति की। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि भारत की जनता और भारत के राजनेताओं के बीच में बिल्कुल वैसा ही संबंध होता है जैसा जीजा और साले के बीच में होता है। ये क्या बात करता है यार? तो इस कहानी के अनुसार भारत की जनता हो गई जीजा और राजनेता हो गए साले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सालों का काम होता है झूठ बोलना, और आजकल के साले तो दिन दहाड़े मंच पर खड़ा होकर ऐसा झूठ बोलते हैं कि रूह कांप जाए कि भारत से गरीबी मिटा रहे हैं हम, भारत से बेरोजगारी मिटा देंगे, भारत की महंगाई को हम नियंत्रित कर लेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतने खतरनाक मजाक जीजा लोग सह नहीं पाते हैं, तो जीजा लोग क्या करते हैं, सालों को गाली देते हैं। हो सकता है उसी में से कोई एक जीजा भड़क गया हो, तो ये जीजा भड़क गया, इसने अपने साले को गरिया दिया, और इस साले को बुरा भी लग गया तो इसने जीजा को कूट दिया। अब कहानी समझना, सभी साले बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ साले ऐसे भी होते हैं जो साले जीजाओं को घर तोड़ देते हैं, और ऐसे सालों की भारत में कमी नहीं है। अब आप लोगों में तो कुछ लोग बोलोगे सर राजनेताओं को आप साले कैसे बोल सकते हो? भाई तुम ही बताओ, पत्नी के भाई को क्या कहा जाएगा? साला। भाई राज्य सरकार योजना चला रही, लाडली बहना योजना, अब बहन के पति को जीजा, तो जीजा हिसाब से तुम हो गए साले। वो बात अलग है कि भारत की अगर कोई पार्टी ये मानती है कि भारत में लाडली बहना योजना बकवास, इसको बंद कर देना चाहिए, तो भले ही मैं उन राजनेताओं को साला ना कहूं, सहबोला बोल दूंगा, लेकिन अगर इस योजना को कोई समर्थन करता है पार्टी या राजनेता, तो वो अपने आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से साला हुआ या नहीं हुआ। और ये साला तो और खतरनाक है, अपनी जिज्जी को भयंकर चाहता है, जिज्जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, पूरा राज्य कर्जे में डूब जाए लेकिन जिज्जी को दुख नहीं होना चाहिए। अब पूरा पैसा अगर जिज्जी को दे दोगे तो जीजा को बुरा लगेगा, और अगर जीजा को बुरा लगेगा तो वो सालों को घर आएंगे कि पूरा पैसा जिज्जी को दे दिया, जीजा और भांजों के लिए कुछ नहीं रखा। खैर, इस अमृत काल में और इस आधुनिक तकनीक के जमाने में गाली देने का काम केवल मानव रूपी जीजा नहीं कर रहे हैं। जीजाओं के कई प्रकार हैं, मानवीय जीजा और मशीनी जीजा। अब एक नया जीजा है जिसका नाम है ग्रॉक। वैसे जीजा है पर रिश्ते में राजनेताओं का बाप लग रहा है। इससे जब कोई सवाल पूछा जाए तो बिना गाली के बात ही नहीं करता। उसको ये लग रहा है कि मैं असली जीजा हूं और भारत के जितने राजनेता हैं वो सब साले हैं। खुलकर गाली दे रहा है। खैर, सालों को गाली मिलने का अधिकार भी है, उनके लक्षण भी कुछ इस प्रकार से हैं। पर आप ध्यान रखना, इस तकनीक के जमाने में यदि आप आगे जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि भविष्य में जीवन आपको गाली ना दे, समृद्धि बनी रहे, परिवार खुशहाल रहे, तो एक अतिरिक्त स्किल सीख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लीजिए, अपने बच्चों को भाषाओं का ज्ञान दीजिए। हो सके तो अतिरिक्त इनकम के लिए आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर दीजिए। देखिए, सब चीजों का अपना एक राज होता है। जीवन के खुशहाली का राज है अपने आप को संतुष्ट करना। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए चीजें पानी पड़ेंगी, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्किल आधारित बाजार है। स्किल जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतनी ज्यादा होगी, नहीं तो जिंदगी में वैसी भसड़ फैल जाएगी जैसे नेहरू के इंडिया और मोदी के भारत के डिबेट के रूप में पूरे न्यूज चैनल पर यह भसड़ फैली हुई है कि आखिरकार कौन ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री है। देखिए, इसका मूल्यांकन इतिहास ही करता है। अभी मोदी जी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है तो उनका मूल्यांकन करना ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने कार्यकाल किया है उसके हिसाब से अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोनों ने ही भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने हर संभव प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में सफलता और असफलता मिलना अलग मुद्दा है, पर अपनी असफलता को स्वीकार ना करना ये एक अलग मुद्दा है। तो हम आज की वीडियो में यह देखेंगे कि आखिरकार असफलता होने के बाद भी किस प्रधानमंत्री ने अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं किया। याद रखना, कोई पूरी तरह से सही नहीं होता है और कोई पूरी तरह से गलत नहीं होता है। यह वीडियो किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। यह वीडियो इस बात के लिए बनाया जा रहा है कि कौन कितना हठी प्रधानमंत्री था और अपनी गलतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सीखना नहीं चाहता था या सीख नहीं रहा है, उसी को आधारित यह पूरा वीडियो है। देखो, नेहरू जी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए जाएंगे वो तो जिंदा है नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो वो वैसे भी नहीं मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कुल मिलाकर इस वीडियो से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम हंसी के लिए आए हैं, एक हास्यात्मक व्यंग करके इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं। आइए तुलना करके देखते हैं। तो दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना करने में पहला आधार बनाते हैं दूरदर्शिता को लेकर। भारत जब आजाद हुआ बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, खाने पीने की भी जद्दोजहद करना पड़ रहा था। इसके बावजूद भी
पहले प्रधानमंत्री ने भारत के लिए जो धन बचाया और उसको निवेश किया, उसमें उन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया, साथ ही साथ कई सारी प्रयोगशालाएं भी बनवाई। शायद उन्हें यह मालूम था कि भविष्य में हो या ना हो कुछ ऐसी महामारियां आएंगी जिनसे निपटने के लिए हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, और ऐसा हुआ। भारत में कोरोना आया और इस कोरोना की लहर सबने देखी। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की लैब्स का निर्माण नहीं कराया? वर्तमान प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कराया। ऐसा नहीं केवल नेहरू जी ने ही लैब्स का उद्घाटन किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2020 में लैब्स का उद्घाटन किया था। पर प्रॉब्लम यह है कि ये लैब्स का उद्घाटन तब किया गया जब कोरोना आ चुका था। हो ये रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान वाले हैं, इनकी दूरदर्शिता इतनी छोटी है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करने के बजाय भरे कोरोना में प्रचार करने में व्यस्त थे। ऐसे मास्क लगा लगा कर ये प्रचार कर रहे थे। कितनी छोटी सोच रही होगी इस व्यक्ति की कि वो नहीं समझ पा रहा है कि जब 4 लोग खड़े हैं तो मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है, और जिस रैली को ये संबोधित कर रहे होंगे वहां रैली में भीड़ घुस घुस कर दब दब कर एक दूसरे को दबा रही होंगी, तो क्या उन भीड़ के अंदर कोरोना फैलने का डर नहीं रहा होगा? लेकिन देश से पहले, देश की जनता से पहले जिस व्यक्ति की राजनीति सर्वोपरि हो, उसकी दूरदर्शिता सिर्फ इस बात के लिए हो सकती है कि हमारा देश आगे जाए ना जाए, हमारी राजनीतिक पार्टी जरूर आगे जानी चाहिए। और इसका परिणाम सबने देखा, सबने भुगता। अखबारों की लाइनों में लिखा था सरकार के दावे का दम घुटा, लिखा था संकल्प के भरोसे सरकार। मंत्री कह रहे थे कि हम संकल्प लेते हैं कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो ये पहली मैंने तुलना की है, यह दूरदर्शिता को लेकर है। दूरदर्शी देश के लिए होना और दूरदर्शी अपने लिए होना, दोनों में अंतर है। तो पहले अंतर में तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिफीट खाते हैं कि उनकी दूरदर्शिता देश के लिए कम, अपनी राजनीतिक पार्टी या उन लोगों के लिए ज्यादा है जिन्होंने उन्हें चंदा दिया होगा। अब दूसरी तुलना करते हैं कि दोनों प्रधानमंत्री में से कौन से वाले प्रधानमंत्री क्रेडिट खोर हैं, यानी क्रेडिट लेने का शौक है। इसका उत्तर बहुत क्लियर है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय पर खूब क्रेडिट लिया। बस फर्क यह है कि इन्होंने जो निर्माण करवाया है वो निर्माण कंप्लीट हो चुका है तब क्रेडिट लिया है, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने निर्माण हुआ हो या ना हुआ हो, प्रोसेस चल रहा है तो उन्होंने प्रोसेस का ही क्रेडिट ले लिया है। आप अगर ध्यान से देखोगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब कागजों में चल रहे हैं। वर्तमान में आज 10 साल होने वाले हैं, इनका कहीं कोई तुम्हें नामो निशान दिख रहा है? अगर ये सच में चल रहे होते भारत के अंदर, तो भारत की जीडीपी आज 9% से ज्यादा होती। 2047 तक विकसित बनाने के लिए अमृत काल चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, प्रोसेस है। उसका क्रेडिट किसको मिल गया है? मोदी जी को। लेकिन हमारी जीडीपी 6.5% चल रही है और 2047 तक विकसित होने के लिए 9.5% चाहिए, जो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जितना विकास है वो केवल और केवल कागजों में चल रहा है, और वही कागजों में चलते विकास का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। याद रखना है कि नेहरू जी ने उस चीज का क्रेडिट लिया था जो बन चुका है। राउरकेला, भाखड़ा नागल, भिलाई, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुके थे उसका उन्होंने हमेशा क्रेडिट लिया है। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं कि वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कई सारी जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यहां तक कि सरदार सरोवर बांध जो कई सालों से रुका हुआ था, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन ध्यान रखना, उद्घाटन किया है लेकिन इसकी नींव हमेशा 2014 से पहले किसी भी प्रोजेक्ट को उठाकर देखोगे तब रखी गई है। लेकिन उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ढेर सारे IIT और IIM का उद्घाटन किया। लेकिन अगर लिस्ट निकाली जाए कि उद्घाटन यानी फीता कितने IITs का काटा है, तो ये सामने लिस्ट है। ऐसे कितने IIM का फीता काटा है, तो सामने लिस्ट है। लेकिन नीजों में चल रहा है 100 IIT बन गए, 150 IIM बन गए, ये प्रोसेस में चल रहे हैं और उसका क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल गया। अब कागजों में अगर IIT है, कागजों में अगर IIM है, तो इंजीनियर भी कागजों में ही होंगे, और कागजी इंजीनियर कैसा काम करेंगे वो यहाँ पर सबको दिख रहा है। ये पुल याद आ रहा है, गूगल ने बताया था और नीचे गिर के मर गए। गूगल कौन बनाता है? IITian। पुल कौन बनाएंगे? IITian। तो जब IIT कागजों में चल रहा है तो उसका रिजल्ट भी तो ऐसे ही आएगा। ऐसा लग रहा है कि ये नेहरू का भारत था और यहाँ से मोदी का भारत है। नेहरू ने जहां छोड़ा था उसके बाद भारत बन ही नहीं पाया, केवल कागजों में बना है, हकीकत में है ही नहीं। इस फोटो को याद करो, ये है साइरस मिस्त्री, टाटा ग्रुप के बहुत बड़े CEO हुआ करते थे। रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कारणों का मालूम चला कि रोड अचानक से चौड़ी थी, फिर सक्रिय हो गई, ड्राइवर समझ नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया। तो रोड में कभी भी आप हाईवे पे जाना, पुलों पर जॉइंट देखना, जब हाईवे पर पुल पर चढ़ती है गाड़ी, खड़खड़ खड़खड़ होती है। आप इस चीज को समझिएगा। आज के जो इंजीनियर कागजों के द्वारा बनाए जा रहे हैं वो ऐसे ही घटिया भारत का निर्माण करेंगे, पर प्रोसेस का क्रेडिट किसको मिलेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी को। अगर सच में हमारे यूनिवर्सिटी इतनी मजबूत होती तो ये जो रैंक आई थी ना
1500 उच्च शिक्षा संस्थानों में अमेरिका के 190 संस्थान है, ब्रिटेन के 90 हैं, चीन के 71 हैं, भारत के केवल 15 संस्थान है। और मालूम है भारत के 15 संस्थान कौन से हैं? वो जो नेहरू जी बनाकर चले गए थे, मोदी जी का एक भी संस्थान इसमें रैंक में नहीं आ रहा है। और जो रैंक आ रही है वो 222, 211, 150 आ रही है। सोचने वाली बात है, क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि पक्की पकाई खीर जो गर्म थी उसको हम ठंडा कर रहे हैं, उसको भी नहीं गर्म रख पा रहे हैं। लेकिन कागजों में वादे कैसे किए जा रहे हैं कि नहीं हम शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये अंतर है तब के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में। तो दोनों ही प्रधानमंत्री क्रेडिट चोर थे, लेकिन वो करने के बाद क्रेडिट लेते थे। यहां तो झूठा ही डंका फेल दो और जो उसका परिणाम होता है वो पूरी दुनिया देख रही है। जीडीपी गिर रही है, शिक्षण संस्थानों की रैंक गिरती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, रोडों की हालत किसी छुपी नहीं है, नए नए हाईवे टूट रहे हैं, गड्ढे बनते जा रहे हैं, बरसात में गड्ढे डस रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहा है, पुल गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। हमारा पूरा विकास कागजों पर है, हकीकत में तो हमारा विकास वैसे है जैसे बिहार में ढहते हुए पुल। हकीकत यह है कि इस देश में किसी को परवाह नहीं है, सब उपहार और फ्रीवीज की राजनीति कर रहे हैं जिससे कि आप लोग खुश रह पाओ। यदि आपको उपहार से खुशी मिलती है तो नैया पार भी क्यों पीछे रहे। जो लोग नैया पार के सब्सक्राइबर हैं, लगातार नैया पार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नैया पार आया है विन ऑफर, जिसमें हम आपको देंगे आईफोन 15। इस आईफोन 15 को यदि पाना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना होगा अगर सब्सक्राइब कर चुके हो। लाइक कर चुके हो तो यह वीडियो आपको कम से कम 3 लोगों को शेयर करना होगा। कमेंट में आईफोन लिखना होगा। और जैसे ही आप ये करते हैं और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं अगर इसके लाइक 25,000 हो गए हैं तो जैसे ही लाइक 25,000 होंगे कम्युनिटी पर जाकर हम आपके विनर की घोषणा कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार यह नंबर आपका हो और यह आईफोन 15 आपके खाते में आए। इसीलिए नैया पार से जुड़िए और निश्चित तौर पर देश के साथ अपना विकास कीजिए। तो इसी का पार्ट 2, उसमें हम विनर्स की घोषणा करेंगे, विनर्स का फोटो आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए नैया पार से और इंतजार कीजिए इस वीडियो के पार्ट 2 का।